नमस्कार। कर्नल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफार्म पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद है कि आप देश के इस वक्त चल रहे बेहद ही गर्म माहौल में अपने आप को शीतल बनाए हुए होंगे, स्वस्थ होंगे और शांतिपूर्वक अपनी दिनचर्या जी रहे होंगे। आजकल अक्सर ऐसा होता है कि कुछ न कुछ विवाद हमारे देश में होता चला आ रहा है। पहले लोग कोरोना से जूझ रहे थे, अभी भी उससे मुक्ति प्राप्त नहीं किए हैं। तब तक देश में कोई न कोई ऐसा मुद्दा उठ खड़ा होता है कि हमारा ध्यान आकर्षित कर लेता है और हम उसमें काफ़ी उलझ जाते हैं। हमारे मन को भी वो मुद्दे अशांत कर देते हैं। ऐसा ही एक मामला इस वक्त चल रहा है। ये इस वक्त चल रहा है का मतलब ये नहीं है कि ये मामला पहली बार आया है। अक्सर ऐसा होता है कि हमारे देश में समय समय पर ऐसी घटनाएं होती रहती हैं जिससे हमारा मन बहुत उद्वेलित हो जाता है। हम बात कर रहे हैं गैंग रेप। देश की सियासत को भी गरमाए हुए है, देश के सामाजिक वातावरण को भी गरमाए हुए है। यहाँ हमारा उद्देश्य ऐसे मुद्दों को लेकर के किसी राजनीति को करना नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं अपने आप को राजनीति के काबिल नहीं समझता। मैं एक शिक्षक हूँ और आप इस देश के युवा हैं। मेरा उद्देश्य है कि मैं आपको इससे संबंधित कुछ आंकड़े, कुछ जानकारियाँ, कुछ कानूनी प्रावधान आपको बताऊं ताकि आप जागरूक हो सकें और लोगों को जागरूक बना सकें। तो हमारा जो आज का विषय है बलात्कार। इसमें आप देख रहे हैं मोटे अक्षरों में लिखा है गैंग रेप, क्योंकि ये ज़्यादा संवेदनशील है। बलात्कार में जो कई कैटेगरी हैं उसमें ये सबसे ज़्यादा संवेदनशील होता है। धारा 376D के तहत हम इसका पूरा विश्लेषण करेंगे। क्या कानूनी प्रावधान हैं बलात्कार को लेकर के और उसके दंड के प्रावधानों को लेकर के। क्या अमेंडमेंट हुए 2013 में और 2018 में, उस अमेंडमेंट के साथ हम इसका पूरा विश्लेषण करेंगे। हम यह भी जानेंगे कि आंकड़े क्या कहते हैं, यानी कि कुछ रिपोर्ट हमारे पास है जिसके आधार पर हम यह भी देखेंगे कि बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, नाबालिगों के साथ बलात्कार, पत्नी के साथ बलात्कार, आंकड़े क्या कहते हैं कि देश में ये किस कदर बढ़ रहा है या किस कदर के कैसे आंकड़े आपके सामने आते हैं। आप देख करके आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि या तो यह एक सामाजिक विकृति है, या तो कानूनी विफलता है, या फिर प्रशासनिक विफलता है। इसका पूरा मूल्यांकन आप कर पाएंगे जब आप आंकड़े और कानूनी प्रावधानों को देखेंगे। हम जो चर्चा इस पर करने वाले हैं उसमें हम ये आंकड़ा देखेंगे। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो NCRB संस्था है, इसकी 2018 की रिपोर्ट हमारे पास है। इसके आधार पर हम तरह तरह के आंकड़ों को देखेंगे, उसका मूल्यांकन करेंगे, आपको समझाने का प्रयास करेंगे। इस पूरे आंकड़े को समझ लेने के बाद हम कानून पर चर्चा करेंगे, यानी कि हमारा कानून क्या कहता है, कितने कठोर दंड के प्रावधान हैं, और उस दंड के बावजूद भी, उस प्रावधान के बावजूद भी अगर ये चीज़ें रुक नहीं रही हैं तो कहीं न कहीं ये सामाजिक विकृति भी हैं। इसका भी आप मूल्यांकन कर पाएंगे। इसके बाद हम बलात्कार को समझने का प्रयास करेंगे कि बलात्कार की कैटेगरी क्या है, और उस कैटेगरी में हमने जो आपको दिखाया है नाबालिग के साथ बलात्कार, क्या धाराओं के तहत उनको दंडित किया जाएगा, क्या कानूनी प्रावधान है। पत्नी के साथ बलात्कार बहुत ज़्यादा होता है ये, लेकिन ये एक ऐसा मामला है जिसको लोग छुपा करके रखते हैं और मानते ही नहीं हैं कि ये भी कोई अपराध होता है। अभिरक्षा में बलात्कार यानी कस्टडी में, इसका मतलब है कि चाहे वो पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में हो, चाहे वो किसी आश्रम का वासी हो, चाहे वो किसी हॉस्पिटल में रह रहा हो, इसको हॉस्पिटल का कोई पेशेंट हो, कोई नर्स हो, किसी के इस अधीन कोई काम कर रहा हो, इसको अभिरक्षा यानी कस्टडी कहा जाता है। उसमें बलात्कार होने पर क्या दंड के प्रावधान हैं।
उसके बाद जो आपका मुख्य मुद्दा है, जो अक्सर छाया रहता है और देश को परेशान कर देता है, सामूहिक बलात्कार, इस पर 376D और जो नए संशोधन हुए हैं 376DA, 376DB, यानी 16 वर्ष से कम आयु की लड़की का सामूहिक बलात्कार, 12 वर्ष से कम आयु की लड़की का सामूहिक बलात्कार, इस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन इन कानूनों पर चर्चा करने से पहले हम देखेंगे कि रेप के आंकड़े क्या कहते हैं भारत में। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले इन आंकड़ों पर। और यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, रेप इन इंडिया 2018 इसलिए क्योंकि जो हमारी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट है वो 2018 की ही उपलब्ध है। 2019 की का रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है, तो हम जो भी बातें करेंगे वो ऑन रिकॉर्ड करेंगे और जो अथराइज संस्था है उसके रिकॉर्ड पर करेंगे। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि NCRB के 2018 के आंकड़ों के अनुसार भारत में जो रेप केस दर्ज किए गए 2018 में, उनकी संख्या 33,356 रही। तैंतीस 356 इनकी संख्या रही, जिसमें से एडल्ट यानी कि 18 वर्ष से अधिक की महिलाओं के साथ जो रेप हुआ वो 24,044 रही। ध्यान दीजिएगा, अभी हम इस पर कुछ आपको और चीज़ें बताने वाले हैं। माइनर यानी कि नाबालिग लड़की का जो बलात्कार हुआ 18 साल से कम आयु की लड़की का, उसकी संख्या 9,321 रही। यानी टोटल जो संख्या रही वो 33,356। लेकिन अब यहाँ पर इससे संबंधित आंकड़े को आप यहाँ देखने का प्रयास करेंगे और इसमें बताया गया एस्टिमेटेड अनरिपोर्टेड रेप केस, और मतलब NCRB के आंकड़ों के अनुसार जो रेप हुए लेकिन किसी भी थाने में या किसी भी अन्य संस्था में रिपोर्ट नहीं किए गए, वो 71% हैं। इसका मतलब हुआ कि जो रिपोर्ट हुए केस हैं उनकी संख्या है 33,356, ये 29% हैं। 71% तो रिपोर्ट ही नहीं कराए गए, ऐसा इसके आंकड़े के तहत दर्शाया गया है। इसका मतलब हुआ कि करीब 1/4 केस ही रिपोर्ट किए गए, 3/4 केस को रिपोर्ट ही नहीं किया गया, यानी उसका कोई डेटा ही नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर आप इसको पूरा समझने का प्रयास करेंगे तो इसमें आप 4 का गुणा कर दीजिए, यानी कि करीब करीब 1.25 लाख रेप के मामले हुए हमारे देश में 2018 में। ये सिर्फ 33,356 वो केसेज हैं जो पुलिस थाने में या किसी संस्था में रिपोर्ट किए गए, जो मुकदमे दर्ज कराए गए। 71% का तो मामला ही दर्ज नहीं हुआ, पहली बात। अब इस आंकड़े में अगर देखा जाए तो जो टॉप 3 स्टेट हैं उसमें मध्य प्रदेश पहले नंबर पर आता है, वहाँ 5,433 मामले सामने आए। राजस्थान में 4,335 मामले आए और इसका दूसरा स्थान रहा। उत्तर प्रदेश में 3,956 केस दर्ज किए गए। ध्यान रहे, ये मामले सिर्फ वही हैं जो दर्ज किए गए हैं, जो दर्ज नहीं किए गए उनकी संख्या 71% है, यानी कि 3/4 केस दर्ज ही नहीं हुए। अब देखिए, यहाँ पर एक दूसरा आंकड़ा आपको मैं प्रदर्शित कर रहा हूँ, मैरिटल रेप, यानी कि विवाह के उपरांत जो बलात्कार हुए पति के द्वारा पत्नी के साथ, उसमें से 54% नॉट रिपोर्टेड, यानी कि 54% महिलाओं ने उसको कहीं पर रिपोर्ट नहीं किया, यानी कि दर्ज नहीं कराया, और वो बिल्कुल छुपे रह गए। मात्र 46% महिलाओं ने ऐसे मामले को दर्ज कराया। अब आप सोच रहे होंगे कि पत्नी के साथ बलात्कार ये कैसे हो सकता है, तो अभी इसके बाद वो टॉपिक आएगा
जो कि आईपीसी के तहत मैं आपको बताने वाला हूं कि पत्नी के साथ बलात्कार किसी के साथ भी हो सकता है। बलात्कार का मतलब है ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बनाना, चाहे वो पत्नी हो या कोई भी हो। तो अभी हम वहाँ पर आएंगे, आपको थोड़ा सा यहाँ पेशेंस रखने की आवश्यकता है। अब देखिए, रेप रेट पर 1 लाख, यानी कि 1 लाख पर कितने महिलाओं का रेप हो जाता है, तो ये 5.2 है। इसी रिकॉर्ड के अनुसार भारत में प्रत्येक 1 लाख महिलाओं पर 5.2 महिलाओं का बलात्कार होता है। अब अगर यूएन स्टडी की बात करें, संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्ययन के अनुसार, उन्होंने 57 कंट्रीज़ का, यानी 57 देशों का उन्होंने अध्ययन किया और उसमें उन्होंने बताया कि मात्र 11% केस रिपोर्ट होते हैं। देखिए, भारत में जो रिपोर्ट हो रहे हैं वो 29% केस रिपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन पूरी दुनिया का जब आंकड़ा लिया जा रहा है तो उसमें संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है कि मात्र 11%। ज़्यादातर इसमें उन देशों की कमियां हैं जो अफ्रीकन देश हैं, जो वहाँ पर गरीबी है, बहुत पिछड़ापन है, वहाँ पर कानून व्यवस्था भी ठीक नहीं है, भारत से भी ज़्यादा बदतर है स्थिति, और इसलिए जो एवरेज आया वो 11%, यानी कि टोटल रेप केस का सिर्फ 11% ही रिपोर्ट होता है। 57 देशों के अध्ययन से संयुक्त राष्ट्र संघ ने ये बता दिया। अब यहाँ पर एक बात समझ करके और जान करके आप हैरान रह जाएंगे, कन्विक्शन रेट, यानी कि बलात्कार के कितने परसेंट अपराधियों को दोष सिद्ध किया गया, यानी कि उन्हें दंडित किया जा चुका है। ये आंकड़ा हैरान करने वाला है, क्योंकि हमारा मानना है कि हमारा समाज जो है समय के साथ विकसित होता जा रहा है, हम जागरूक होते जा रहे हैं और हम सामाजिक कुप्रवृत्तियों से बाहर निकल रहे हैं। लेकिन आंकड़े कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा हम सोच रहे हैं, लेकिन सामाजिक कुप्रवृत्तियां हमारे अंदर बढ़ रही हैं, ये आंकड़े कहते हैं। देखिए, कन्विक्शन रेट जो है, कन्विक्शन रेट का मतलब है कि जो मामले दर्ज हुए उसके कितने परसेंट लोगों को दोष सिद्ध ठहराते हुए दंडित किया गया और कितने दोषी नहीं ठहराए गए या विचाराधीन रह गए। तो देखिए, 1973 की अगर आप बात करेंगे, 1973 में 44.3% लोगों को सज़ा दे दी गई। 1983 में करेंगे, यानी 10 साल बाद का समय, तो 37.7% लोग मात्र दंडित किए गए। 2009 में 26, ये घट करके 26.9% आया। 2010-11 तक लगभग वही आंकड़ा बना रहा, 26.6, 26.4। 2012 आया तो ये और भी घट गया, यानी कि 24.2% हुआ। अब देखिए यहाँ पर, अब अगर हम इस रिपोर्ट की बात करें 2018 की, तो 2018 में 27.2% लोग ऐसे रहे जिनको दोष सिद्ध ठहराया गया। अब अगर हम सीधे 2018 की तुलना 1973 से कर लें, तो 1973 में जहां 44.3% अपराधियों को दंड दे दिया गया था, वहां 2018 में मात्र 27.2% अपराधियों को दंडित किया गया। अब अगर इस 27% के आंकड़े को आप यहाँ ले आते हैं, यानी कि जहाँ 29% टोटल रेप में 29% केस दर्ज हुए, उस 29% में मात्र 27% दंडित किए जा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं, अगर आप मैथ के छात्र हैं तो कैलकुलेशन कर लीजिएगा इसका, आप समझ सकते हैं कि इस अपराध को करने वालों में से कितने लोग या तो बरी हो जा रहे हैं या तो विचाराधीन चल रहा है और उन्हें दंड नहीं दिया जा पा रहा है। संभवतः इतने कड़े कानून होने के बावजूद ये जो आंकड़े आ रहे हैं, ये बताते हैं कि ऐसी घटनाएं समाज में क्यों नहीं रुक रही हैं। कहीं ना कहीं कानून है, प्रशासन है, सब कुछ है,
लेकिन उसका डर समाज के ऐसे अराजकों के बीच में नहीं है। और ये आंकड़े भी कहते हैं कि उन्हें समय से दंडित न किया जाना, उन्हें उनके कर्मों की सज़ा को न देना, न दे पाना ही शायद इस कृत्य को समाज में बढ़ावा दे रहा है। तो ये तो आपको आंकड़े दिए गए। अब हम आते हैं कानूनी प्रावधानों पर। देखिए, सबसे पहले बलात्कार क्या है। धारा 375 में इसको परिभाषित किया गया है, इसे आप समझने का प्रयास करेंगे। भारतीय दंड संहिता की धारा 375 में तो बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है जिसको यहाँ कर पाना संभव नहीं है और ना हम करने की इच्छा रखते हैं, क्योंकि हम संवैधानिक शब्दों में ही आपको इसे बताने की कोशिश कर रहे हैं। कुल मिलाकर के संदर्भ ये होता है कि किसी स्त्री के साथ उसकी स्वतंत्र सहमति के बिना उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित करना बलात्कार है। ऐसे आप समझ लीजिए। किसी स्त्री के साथ उसकी स्वतंत्र सहमति के बिना शारीरिक संबंध स्थापित करना बलात्कार है। शब्द आया यहां पर स्वतंत्र सहमति। होता क्या है कि अगर किसी महिला को आप झांसा दे करके, बहका फुसला करके कि मैं तुमसे विवाह करूंगा, ऐसा बहका करके, क्योंकि प्रत्येक को अपना करियर बनाने और जीवन साथी चुनने की स्वतंत्रता है, तो आपके झांसे में आ सकती है। और ऐसा झांसा दे करके अगर उसके साथ आप शारीरिक संबंध बनाते हैं और बाद में आप मुकर जाते हैं, तो ये भी बलात्कार की श्रेणी में आएगा, क्योंकि यह उसकी स्वतंत्र सहमति नहीं थी। दूसरा है, किसी को अगर आप नशीला पदार्थ खिलाते हैं, नशीला पदार्थ खिला करके अगर आप उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित करते हैं, तो ये भी बलात्कार की श्रेणी में आएगा। आप ये नहीं कह सकते कि उसने अपनी स्वतंत्र सहमति हमें दिया था, क्योंकि वह उस वक्त उसका दिमाग उसके कब्जे में नहीं था और वह स्वतंत्र सहमति देने में सक्षम नहीं थी। इसी तरीके से 18 वर्ष से कम आयु की अगर लड़की है और उसकी सहमति से उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित किया जाता है, तो यह भी बलात्कार की श्रेणी में आएगा, क्योंकि इसे भी स्वतंत्र सहमति नहीं मानी जाती है। अगर कोई पत्नी है किसी की, अभी उस टॉपिक में हम आ जाएंगे तो वहाँ बता देंगे। यहाँ आप सुन लीजिए कि कोई पति अपनी पत्नी जो कि 15 साल से कम आयु की है, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है, तो वह भी बलात्कार की श्रेणी में आएगा, क्योंकि वह भी स्वतंत्र सहमति नहीं है। पंद्रह वर्ष से कम आयु की पत्नी के साथ। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ये बलात्कार की श्रेणी में आते हैं। हम यहाँ पर मोटे तौर पर आपको बता दिए, अभी हम एक एक करके इसको डिस्क्राइब करते हैं आपको, आपके सामने। देखिए, नाबालिग के साथ बलात्कार, इसमें 2013 और 2018 के अमेंडमेंट के साथ में आपको बताऊंगा। ध्यान रहे, 2013 और 2018 में जो संशोधन हुए उसके साथ मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहली बात ये कि जो पुराना अधिनियम था, जो संशोधन से पहले का था, उसमें कहा गया कि 18 वर्ष से कम आयु की अगर लड़की है, उसकी सहमति से उसके साथ कोई शारीरिक संबंध उसकी सहमति से उसके साथ कोई शारीरिक संबंध स्थापित करता है, तो वह बलात्कार की श्रेणी में आएगा। ये पुराना प्रावधान है, यानी कि आईपीसी में पहले से ये मौजूद था। फिर इसके बाद संशोधन हुआ 376 में, ए बी जोड़ा गया है, यानी 376 में ए के साथ बी एक धारा जोड़ी गई और उसमें कहा गया, ये 2018 का संशोधन है,
कि 12 वर्ष से कम आयु की अगर कोई लड़की है और उसके साथ अगर बलात्कार होता है तो उसे 20 वर्ष से आजीवन कारावास तक दंडित किया जाएगा। देखिए, सामान्यतः जो बलात्कार के लिए दंड होता है वो 7 वर्ष से आजीवन कारावास होता है, लेकिन अगर कोई लड़की है जो 12 वर्ष से कम आयु की है, उसके साथ अगर बलात्कार कोई करेगा तो उसे कम से कम 20 वर्ष या फिर आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा। आजीवन कारावास को स्पष्ट शब्दों में वहाँ लिखा गया है, अंतिम सांस तक वह कारावास में रहेगा और कठोर कारावास उसको दिया जाएगा। ये 2018 के संशोधन के द्वारा इसको 376 AB एक नई धारा जोड़ी गई थी, उसमें ये प्रावधान कर दिया गया। अब इसके बाद अगर हम आते हैं तो पत्नी के साथ बलात्कार के लिए दंड है। ये हमने बताया कि अगर कोई पत्नी के साथ बलात्कार की 2 श्रेणियां आप बना सकते हैं। एक होता है बालिग आयु है और दूसरा है 15 वर्ष से कम। देखिए, बलात्कार तो किसी के साथ भी हो सकता है, चाहे वो कम आयु की हो चाहे ज़्यादा आयु की हो। अगर जबरदस्ती किया जाएगा, उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित किया जाएगा जबरदस्ती, तो वह बलात्कार होगा। पति द्वारा पत्नी के साथ भी ऐसा किया जा सकता है, वह भी बलात्कार की श्रेणी में आएगा। उसमें कई बातें बताई गई हैं, जैसे कि पत्नी अगर पति से कानूनी रूप से पृथक रह रही हो, अलग रह रही हो, तो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना पत्नी के साथ बलात्कार के अपराध की श्रेणी में आएगा। पत्नी की इच्छा के विरुद्ध अगर उसके साथ शारीरिक संबंध पति द्वारा बनाया जाता है तो भी बलात्कार की श्रेणी में आएगा। ये यहाँ पर है। कहा गया कि अगर किसी की पत्नी 15 वर्ष से कम आयु की है तो उस 15 वर्ष से कम आयु की पत्नी के साथ पति द्वारा सहमति से, अगर इसकी सहमति से भी शारीरिक संबंध स्थापित किया जाता है तो ये भी बलात्कार की श्रेणी में आएगा। और पत्नी के साथ बलात्कार के लिए जो दंड का प्रावधान किया गया है वो है 2 वर्ष तक का कारावास, जिसमें भारतीय दंड संहिता में कहा गया है कि न्यायाधीश चाहे तो उसे 7 वर्ष तक के कारावास से दंडित कर सकता है। कई बार ऐसा इसलिए होता है कि मामले की गंभीरता को देखा जाता है। अगर बिना सहमति के बलात्कार किया गया, 2 वर्ष तक का कारावास है। बिना सहमति के बलात्कार करने में उसको प्रताड़ित किया गया, चोट पहुंचाई गई, तो सजा इस रूप में बढ़ सकती है, इसलिए ऐसा प्रावधान किया गया। धारा 376B दंड का प्रावधान करती है। ध्यान रहे, 375 में बलात्कार को परिभाषित किया गया है और धारा 376 बलात्कार के लिए दंड का प्रावधान करती है, जिसमें आप 376A, AB और 376B देख चुके हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो अभिरक्षा में बलात्कार। अभिरक्षा का क्या मतलब है? जो किसी की कस्टडी में हो। इसमें बहुत सारी चीज़ें आप शामिल कर सकते हैं, जैसे पुलिस कस्टडी है, यानी पुलिस अभिरक्षा है। किसी डॉक्टर के अधीन कोई पेशेंट है, यानी कि डॉक्टर के अधीन कोई मरीज है। कुल मिलाकर के कोई अनाथालय का बच्चा है या अनाथालय में रहने वाले लोग हैं या फिर किसी आश्रम में रहने वाले लोग भी हैं, जिसमें आश्रम के स्वामी या आश्रम के अधिष्ठाता या आश्रम के जो कोई भी वहाँ पर व्यवस्थापक हैं, जिनकी देखरेख में लोग वहाँ काम करते हैं, वो सब अभिरक्षा में माने जाते हैं। ध्यान रहे, सामान्य रूप से जो बलात्कार की सज़ा धारा 376A में दी गई है, पहली कैटेगरी में, यानी 376 का जो पहला भाग है, उसमें कम से कम 7 वर्ष और अधिक से अधिक 10 वर्ष तक के कारावास का
अधिक से अधिक आजीवन कारावास तक का प्रावधान है। लेकिन कोई व्यक्ति जो किसी की अभिरक्षा में रखा जाता है, इसका मतलब है कि वो एक अभिभावक होता है जिसकी अभिरक्षा में वो है, तो उसकी जिम्मेदारियां उसके प्रति ज़्यादा होती हैं, यानी कि वो एक तरीके से उसका रखवाला है। और अगर खुद उस रखवाले द्वारा ऐसा कृत्य किया जाता है तो फिर सज़ा कम से कम 10 वर्ष, यानी 7 वर्ष नहीं, 10 वर्ष से आजीवन कारावास तक का प्रावधान वहाँ पर किया गया है। कई बार आपने देखा, बहुत सारे हमारे देश में तमाम ऐसे बाबाओं का मामला आया जो कि धारा 376C के तहत उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया, क्योंकि वो अपनी अभिरक्षा में रहने वाली शिष्याओं के साथ इस तरह के कृत्य में शामिल पाए गए थे। इसके बाद सामूहिक बलात्कार आजकल मुद्दा बना हुआ है, बिल्कुल बहुत बड़ी सामाजिक विकृति है ये। इस पर हम लोग देखते हैं, इसमें 3 धाराओं को देखेंगे, 376D, 376DA, 376DB। निर्भया कांड के बाद जो दिल्ली में निर्भया घटना हुई थी, उसके बाद इसमें बड़े आमूल चूल परिवर्तन हुए बलात्कार के कानून को लेकर के। और यहाँ पर एक समिति बनाई गई थी 2013 में, जिसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। JS वर्मा समिति ने फरवरी 2013 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। उससे पहले धारा 376D में जो दंड का प्रावधान था वो 10 वर्ष से आजीवन कारावास के दंड का प्रावधान था। इस समिति के सुझाव पर 2013 में इसमें बदलाव किए गए और कहा गया कि अब कम से कम 20 वर्ष तक का कारावास से शुरू होकर के आजीवन कारावास, यानी कि 20 वर्ष से आजीवन कारावास का प्रावधान इसमें किया गया। साथ ही ये भी कहा गया कि अगर उस बलात्कार के उपरांत महिला का जीवन जोखिम में पड़ जाए, यानी कि उसका जीवन दुष्कर हो जाए, वह सामान्य जीवन ना जी पा रही हो, तो फिर उसे 20 वर्ष से आजीवन कारावास नहीं बल्कि आजीवन कारावास से लेकर के आजीवन कारावास या मृत्यु दंड से दंडित किया जाएगा। इसमें 2 शर्तें रखी गई थी। एक ये कि या तो उस महिला का जीवन दुष्कर हो जाए, सामान्य जीवन ना जी पाए। दूसरा कि अगर उस अपराधी द्वारा अपराध की पुनरावृत्ति की जाती है तब भी उसे आजीवन कारावास या मृत्यु दंड से दंडित किया जाए। अब देखिए, यहीं पर हमारी कानून व्यवस्था नहीं रुकी, बल्कि 2018 में ये 2 बातें और इसमें शामिल की गई। ये 2 बातें, 376D में एक और सेक्शन जोड़ा गया A और 376D में एक और सेक्शन जोड़ा गया B। इसमें क्या कहा गया कि अगर यही सामूहिक बलात्कार 16 वर्ष से कम आयु की लड़की के साथ होता है तो उसे आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा, यानी कि 20 वर्ष वाली शर्त वहाँ हट जाएगी। इसको ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। सामूहिक बलात्कार में जो दंड का प्रावधान है वो है 20 वर्ष, यानी कम से कम 20 वर्ष से आजीवन कारावास। लेकिन अगर सामूहिक बलात्कार 16 वर्ष से कम आयु की लड़की का होता है, सामूहिक का मतलब एक से अधिक लोगों के द्वारा बलात्कार, 16 वर्ष से कम आयु की लड़की का होता है, तो ये 20 वहाँ नहीं रहेगा बल्कि आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा। ये बात समझ में आ गई। वहीं पर 376 में D में धारा B भी जोड़ी गई और इसमें कहा गया कि 12 वर्ष से कम आयु की लड़की का अगर सामूहिक बलात्कार होता है तो फिर उसे आजीवन कारावास या मृत्यु दंड से दंडित किया जाएगा। अब इन तीनों को एक साथ फिर से समझ लीजिए। 376D 20 वर्ष से आजीवन कारावास अगर उससे महिला का जीवन दुष्कर हो जाए
या अपराधी रेप की पुनरावृत्ति करे तो ही उसको आजीवन कारावास या मृत्यु दंड दिया जाएगा। 376 में कहा गया कि 16 वर्ष से कम आयु की किसी स्त्री का सामूहिक बलात्कार होता है तो उसे आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा, और 12 वर्ष से कम आयु की किसी स्त्री का सामूहिक बलात्कार होता है तो फिर उसे अपराधी को आजीवन कारावास या मृत्यु दंड से दंडित किया जाएगा। तो ये नए डेवलपमेंट हैं, यानी कि 2018 में बदले गए हैं इसको 376 376 को। तो यहाँ तक उम्मीद है कि आप आंकड़ों के साथ कानूनी प्रावधान को भी देख चुके हैं। अब इससे आपको क्या अंदाजा लगता है? मृत्युदंड तक का प्रावधान है, आजीवन कारावास का प्रावधान है, प्रावधान को समय समय पर कठोर भी किया गया है, यानी कि कानूनी जो प्रावधान है वो तो पर्याप्त हैं, क्योंकि मृत्युदंड से ज़्यादा आप क्या दे सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी घटनाएं बढ़ रही हैं। आपने देखा, अभी जो आंकड़े हमने आपको दिखाए थे उसमें आपने देखा कि 1973 में जहां 44.3% लोगों को सज़ा दे दी जाती थी, उन्हें दंडित कर दिया जाता था, वहीं 2018 में दोष सिद्ध किए गए लोगों की संख्या मात्र 27.2% है। जबकि 1973 से 2018 तक में हमारे जो कानून हैं उसमें बदलाव किए गए, सज़ा को कठोर किया गया। तो फिर इनको सज़ा दिलाने में समस्या कहाँ आ रही है? क्या न्यायपालिका धीमी पड़ गई है, या फिर मामले समाज में ज़्यादा आ रहे हैं? जो हमारा कथित सभ्य समाज होता जा रहा है समय के साथ, क्या उसमें कुछ खामियां हैं? क्या हम सिर्फ भ्रम में हैं कि हम सभ्य होते जा रहे हैं? नहीं, इन सभी मुद्दों पर विचार करने की ज़रूरत है। उम्मीद करता हूं कि सरकार से लेकर के संसद और न्यायपालिका तक सभी लोग इस पर गहनता से विचार करेंगे, और ये आंकड़े क्यों बढ़ रहे हैं, कानूनों में कठोरता लाने के बावजूद भी आंकड़े क्यों बढ़ रहे हैं, और इस समाज से ये विकृति कैसे दूर हो पाएगी, इस पर हमारे देश की जिम्मेदार संस्थाएं गंभीरता से विचार करेंगी और कुछ न कुछ इसका हल निकालने का प्रयत्न करेंगी। उम्मीद है कि आपको ये आंकड़े और कानून समझ में आया होगा, और उम्मीद ये भी है कि आप भी समाज को थोड़ा सा जागरूक करने, सभ्य बनाने की कोशिश करते रहेंगे, क्योंकि आप ही से हमारा देश चलता है। बहुत बहुत धन्यवाद।